हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं यूपी पुलिस अपडेट्स में। देखिए, आपकी ये हिंदी की क्लास हो रही है जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए होने जा रही है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में 37/37 का आपका स्कोर है। ठीक है, 37 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के। और मैं आपके दावे और वादे से के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप लोग डेली इस क्लास को लेते हो तो कांस्टेबल के पेपर में आप लोग 37 में से 37 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ करके आओगे हिंदी के सेक्शन में। तो ये क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए, और जो लोग भी लाइव आ चुके हैं एक बार जल्दी से इस क्लास को आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। और उसके अलावा मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो क्वेश्चन भी आपके सामने यहाँ पर आएगा ना, तो उस चैप्टर को हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, पूरे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये समास का मान लीजिए चैप्टर आपके सामने आया है, जो ऊपर क्वेश्चन बनते हैं ना समास से संबंधित, उन सभी प्रश्नों को मैं आपको ट्रिक से याद करवाने की कोशिश करूंगा। तो क्लास को आपकी स्टार्ट किया जा रहा है। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा अर्थात बोली नहीं बोली जाती। तो कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? आपको मालूम है उत्तर प्रदेश में ब्रज भाषा भी बोली जाती है, कन्नौजी भी बोली जाती है और अवधी भी बोली जाती है। लेकिन आपकी जो है उत्तर प्रदेश में पहाड़ी नहीं बोली जाती है। अब आपसे एक प्रश्न यहाँ पर यह बन सकता है कि पहाड़ी भाषा जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है, ठीक है, तो ये कहाँ पर बोली जाती है, कौन से राज्य में बोली जाती है? तो आपको याद रखना है पहाड़ी बोली जो है ना, ये उत्तराखंड में बोली जाती है। उत्तराखंड के कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? तो आपको याद रखना है उत्तराखंड के गढ़वाल में बोली जाती है, उत्तराखंड के गढ़वाल में बोली जाती है और कुमायूं क्षेत्र में बोली जाती है। तो उत्तराखंड में दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आपकी पहाड़ी बोली बोली जाती है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? फिर से मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूं जल्दी से। उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में पहाड़ी बोली बोली जाती है। और उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली बोली जाती है? ब्रज भाषा, अवधी, कन्नौजी। चलिए, तो अगला प्रश्न देखिए आप लोग। अब तो प्रतिमान में आपको समास बताने। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि समास के कितने भेद होते हैं, समास के कितने भेद होते हैं। तो आप लोग क्या बताओगे? यहाँ पर पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं समास के भेद के बारे में। तो समास के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अव्ययी भाव समास की, तो अव्ययी भाव समास में आपसे उदाहरण किस प्रकार के पूछे जाते हैं वो लोग हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास यहाँ पर आपके सामने आ गया। तो देखिए, अव्ययी भाव समास वाला शब्द कभी भी आपके सामने आएगा ना, तो उसका पहला पद कैसे लिखा होगा? या तो उसमें अनु लगा होगा, ठीक है, या आ लगा होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा। जिसके अनु मान लीजिए अनुक्रिया हो गई, आ यहाँ पर लिख दिया गया तो आ जन्म हो गया। उसके अलावा प्रति आपको दिख सकता है, प्रति आपको लिखा हुआ दिख सकता है। तो ऐसे शब्दों में जहाँ पर शुरुआत में यानी कि पहला पद आपका अनु हो, आ हो, प्रति हो, तो उन शब्दों में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में, एकदम सरल सी भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग थोड़ा अपने दिमाग पर जोर डालिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। तो अगर भर आ जाए, ठीक है, अगर भर आ जाए, भर जैसे कि मान लीजिए भरपेट, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि भरपेट में कौन सा समास है, तो आप लोग क्या बताओगे? अव्ययी भाव समास बताओगे। प्रत्येक पूछ लिया जाए क्या पूछ लिया जाए? प्रत्येक पूछ लिया जाए, तो आप लोग क्या बताओगे भाई? प्रतिदिन पूछ लिया जाए, प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। उसके अलावा और कौन कौन से शब्द होते हैं? जिसके मान लीजिए यथा आ गया, पहला पद आ गया यथा, तो यथा में भी अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यावत आ जाए, यावत में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। हर आ जाए, जिसके हर मतलब हर एक आ जाए, हर मतलब हर एक आ जाए, भर मतलब भर पेट आ जाए। ठीक है, ये सारे शब्द अगर आते हैं, यथा आ जाए तो यथा संभव आ जाए, तो इन सारे पहले अगर पद में ये वाले शब्द आ रहे हैं तो वहाँ पर कुल मिला के कौन सा वाला समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ये आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए, तो दूसरे भेद की हम लोग बात करें, द्रगु समास। आप सभी को मालूम है द्रगु समास में क्या होता है, आप सभी को मालूम है द्रगु समास में कैसे आपके सामने एग्जाम्पल आते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ द्रगु समास के बारे में। ठीक है, अगर आप लोग को भाई मालूम है द्रगु समास के बारे में तो एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मान लीजिए एक शब्द सामने आ गया, सप्त सिंधु। ठीक है, सप्त सिंधु आपके सामने एक शब्द आ गया है, तो इस सप्त का मतलब क्या हो जाएगा? 7, और सिंधु का मतलब हो जाएगा सिंधुओं का समूह। तो 7 सिंधुओं का समूह क्या हो जाएगा? द्रगु समास यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के पहला पद वाला जो आपका पद है ना, ये कोई संख्यावाचक होना चाहिए। ठीक है, संख्यावाचक होना चाहिए। मान लीजिए एक दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखूँ तो त्रिलोक आ गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, पहला पद जो है ये आपका त्रि है। त्रि का मतलब क्या हो जाएगा? 3। तो 3
लोकों वाला क्या कहलाएगा, त्रिलोक कहलाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए उसके अलावा अगर हम लोग और द्विगु समास के उदाहरण देखें तो मान लीजिए चौराहा हो गया। चौराहा किसको बोलते हैं, 4 राहों का होता है, चौराहा 4 राहों का हो गया। तो यहाँ पर संख्यावाचक शब्द आ गया। तो जिस किसी भी शब्द में पहला पद आपका संख्यावाचक हो जाएगा उसमें कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास उसमें हो जाएगा। ये आप सभी लोगों को याद रखना है। तो ये दूसरा भेद हो गया। तीसरा भेद आपको याद रखना है द्वंद्व समास। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर बताया था ना कि जो भी आपका प्रश्न आएगा तो उस प्रश्न के चैप्टर में जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को मैं कवर करने की कोशिश करूँगा जो ऊपर के आपके प्रश्न बनते हैं। तो द्वंद्व समास अगर आपके सामने आ जाए भाई, द्वंद्व समास में किस प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, मान लीजिए ठीक है, पाप यहाँ पर लिख दिया गया और योजक चिन्ह लगा दिया गया और पुण्य यहाँ पर लिख दिया गया। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर देखा जाए विलोम शब्द हो, ठीक है, मोटे मोटे देखा जाए विलोम शब्द हो और बीच में आपके योजक चिन्ह लगा हो तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास आप लोग बताओगे। जैसे मान लीजिए राजा हो गया, ठीक है, राजा हो गया और डैश लग गया यानी कि योजक चिन्ह लग गया और प्रजा लग गया तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ज़रूरी नहीं डैश लगा हो, तो डैश की जगह पर और भी लिखा हो सकता है और कभी कभी ऐसा भी आ सकता है कि ना तो आपको डैश मिलेगा, ना ही आपको जो है ना ही आपको और मिलेगा और ना ही आपको योजक चिन्ह लगेगा, बल्कि कुछ भी नहीं लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, राधा कृष्ण लिख सकते हैं तो बीच में कुछ नहीं देंगे तो राधा कृष्ण क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के भाई क्या हो जाएंगे, इसमें आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। आगे पीछे, तो आगे पीछे एक दूसरे का विलोम है ना, तो विलोम है, इसमें कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। तो 3 भेद हम लोगों ने पढ़ लिए हैं यहाँ पर द्वंद्व समास के। चौथे भेद की अगर हम लोग बात करें तो कर्मधारय समास आपको याद रखना है। कर्मधारय समास में किस प्रकार के आपसे शब्द पूछे जाते हैं, आपको सिर्फ यहाँ पर 2 बातें याद रखना है। 2 बातें याद रखना है, कौन कौन सी, एक तो है जो आपका आ जाएगा। देखिए भाई वैकेंसी के बारे में इस टाइम कुछ मत पूछिए क्योंकि वैकेंसी के बारे में आपको क्या बताऊं भाई, ठीक है, वैकेंसी आपकी आएगी, तैयारी आप लोग करते रहिए, आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए क्योंकि आपका टारगेट जो है ना वो ज़िले में नंबर 1 रैंक लाना है। तो कर्मधारय समास में आपको देखने को मिलेगा है जो और के समान, है जो और के समान आपको देखने को मिलेगा। अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल जल्दी से लिखवा देता हूँ। मान लीजिए चरण कमल आपके सामने शब्द आ गया, चरण कमल। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसके अर्थ की बात करें तो चरण है जो या चरण के समान कमल है, चरण के समान कमल है। तो यहाँ पर देखिए भाई के समान आ गया। तो जिस भी शब्द में के समान आ जाएगा वो शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें कमल नयन की, कमल नयन की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कमल के समान नयन है यानी कि जो आँखें हैं ना वो कमल की तरह हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, के समान आ गया। तो जो भी शब्द में के समान आ जाएगा उस शब्द में आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। चलिए उसके अगर हम लोग बात करें महापुरुष, महापुरुष के बारे में बात करें तो महापुरुष को हम क्या अर्थ हो जाएगा, महान है जो पुरुष। अब यहाँ पर क्या आ गया, है जो आ गया। अब मैंने आपको बताया था है जो आ जाए या के समान आ जाए वहाँ पर उन शब्दों में आपका कर्मधारय समास होता है। तो इतना आपको समझ में आया या नहीं आया। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए आप लोग। अब अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। अब हाँ, इसका राइट आंसर तो मैंने आपको बताया ही नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग। तो जब मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि अव्यय भाव कहाँ पर होता है, जहाँ पर प्रति आ जाए, ठीक है, या बड़ा आ जाए, यावत आ जाए, ऐसे शब्द जब मैं आपको बता रहा था तो मैंने आपको बताया था प्रति जहाँ पर अगर पहला पद आ जाए तो वहाँ पर आपका अव्यय भाव समास हो जाएगा। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी को चुन रहे हैं आप सभी का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए आप लोग। शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या आपको प्राप्त मिलेगा, जल्दी से करिए। तो शीतल का अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो क्या मिलेगा, जल्दी से करेंगे आप सभी लोग। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताइए भाई, क्या इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बताइए। चलिए तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी को चुन रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। शीतल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, देखिए भाई शीत हो जाएगा और धन करके ला हो जाएगा। और उसमें पूछा गया है, प्रत्यय पूछा गया है तो इसलिए ला हो जाएगा। अगर यहाँ पर उपसर्ग पूछता तो शीत हो जाता। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए कि निषिद्ध के लिए सही विलोम आपको बताना है, बताइए भाई। निषिद्ध के लिए विलोम आपको बताना है सही, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा।
सिद्ध हो जाएगा, अनिषिद्ध हो जाएगा, विहित हो जाएगा या घृणित हो जाएगा। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं, आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। देखिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। तो पुल्लिंग कौन सा शब्द है, जल्दी से बताएंगे भाई। तो दया कैसी है, अब कैसी यहाँ पर लगाओगे मजबूरन, तो जिस किसी भी शब्द के साथ कैसी लगाओगे वो शब्द कैसा हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। प्रार्थना कैसी है, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। वायु कैसी है, ये भी स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। नेत्र कैसी है, ये कभी आप नहीं बोलते हो बल्कि बोलते हो नेत्र कैसे हैं या बोलते हो नेत्र कैसा है। तो जब कैसा किसी के साथ इस्तेमाल किया जाता है वो शब्द पुल्लिंग हो जाता है। तो इसलिए ये शब्द आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला पुल्लिंग हो जाएगा। और नेत्र के कई सारे पर्यायवाची होते हैं, जिसके चक्षु है, नयन है, ठीक, दृग है, ये सारे कई सारे पर्यायवाची होते हैं, आपको याद रखना है। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए कि कौन सा शब्द वृद्धि स्वर का है, बताइए भाई, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर आप सभी लोग। तो ये आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कौन सा शब्द जो है वृद्धि स्वर संधि है। तो सबसे पहले मैं आपको संधि से संबंधित कुछ बातें बताऊंगा, उसके बाद आप लोग खुद इस प्रश्न का उत्तर करोगे। मैं आपको नहीं बताऊंगा बल्कि आप लोग खुद इस प्रश्न का उत्तर करोगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें संधि की, तो आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि संधि का संधि विच्छेद क्या होगा, संधि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आप लोग क्या बताओगे, आप लोग बताओगे सम और धन, धन करके क्या बताओगे, धी बताओगे। तो ये संधि का संधि विच्छेद हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि संधि विच्छेद जो है, संधि जो है ये कितने प्रकार की होती है। तो आप सभी को पता है भाई, स्वर संधि होती है, विसर्ग संधि होती है और व्यंजन संधि होती है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ट्रिक से मैं आपको याद कराऊंगा, ठीक है, कि कौन से शब्द में दीर्घ संधि होती है, कौन से शब्द में गुण संधि होती है। देखिए तो पहला आपका भेद हो जाएगा दीर्घ संधि। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखने की कोशिश करूँगा, आप सभी लोग मैनेज कीजिएगा। तो दीर्घ संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी, ठीक है, उसके अलावा आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। तो देखिए आपसे प्रश्न बनता है कि एक शब्द आपको दे दिया जाएगा, एक शब्द आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें जो है ना, इसमें कौन सी संधि है, इसमें दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है दीर्घ संधि कौन से शब्दों में होती है, ये आपको याद रखना है। देखिए भाई, अगर आपके सामने जो है, ठीक है, छोटा आ, धन, छोटा आ वाले शब्द आ जाएं तो ये मिलकर क्या बन जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा। ध्यान से पहले सुनिएगा, उसके बाद देखिएगा छोटी ई, धन छोटी ई हो जाए। ज़रूरी नहीं यहाँ पर छोटी ई है, बड़ी ई भी आ सकता है, या पहली बार छोटी ई बड़ी ई भी आ सकता है, तो कुछ भी आ सकता है, तो यहाँ पर बड़ी हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर भी छोटा ऊ आ सकता है, या बड़ा ऊ कर लो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बड़ा ऊ आ जाएगा। कुल मिला के अब आपको याद रखना है, जैसे कि मान लीजिए विद्यालय लिखा हुआ है या मान लीजिए देवालय लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देव धन आलय इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अब देव के अंत में यानी कि वा में क्या लगा हुआ है, छोटे आ की मात्रा लगी हुई है, और आलय में पहला वाला अक्षर कौन सा है, बड़ा आ है। तो छोटा आ और बड़ा आ मिलकर क्या बन गया, बड़ा आ मिल गया। तो ऐसे शब्दों में आपकी दीर्घ संधि होती है, ठीक, दीर्घ संधि होती है, आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, कवींद्र एक शब्द होता है, कवींद्र। तो जब आप कवींद्र की संधि विच्छेद करोगे तो क्या निकलेगा, कवि निकलेगा, और वहाँ में छोटी ई की मात्रा बनेगी और इंद्र बनेगी। कवि धन इंद्र बनेगी, तो वहाँ में छोटी की मात्रा छोटी ई और प्लस छोटी ई, तो छोटी छोटी मिलकर क्या बन जाएगा, बड़ी ई बन जाएगा। तो ऐसे शब्दों में आपकी दीर्घ संधि होती है। तो हो सकता हो आपकी समझ में ना आए, लेकिन गुण संधि वाला आपको बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो गुण संधि कौन से शब्दों में होती है ये आपको याद रखना है, ठीक है। कभी भी आपको ऐसी मात्रा दिख जाए किसी भी शब्द में, जैसे मान लीजिए नरेश में ऐसी मात्रा दिख जाए, सोमेश में ऐसी मात्रा दिख जाए, ऐसी मात्रा ही तो है सोमेश में, कमलेश में ऐसी ही मात्रा ही तो है, तो इन सारे शब्दों में गुण संधि हो जाएगी। राजेंद्र में आपको ऐसी मात्रा दिख जाए, ऐसी मात्रा ही तो है, महेश में दिख जाए, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बात बताऊं, या तो आपको ऐसी मात्रा दिख जाए या उसके अलावा ऐसी मात्रा दिख जाए। यहाँ पर मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ। देखो भाई, गुण संधि किस में होती है, या तो आपको ऐसी मात्रा दिख जाए या आपको ऐसी मात्रा दिख जाए। ये वाली मात्रा की तो बात कर ली, जैसे कि नरेश हो गया, तो नरेश में कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। इस प्रकार की मात्रा अगर आप लोग दिखती है, जैसे कि मान लीजिए जलोर्मी लिखा हुआ है, ठीक है, जलोर्मी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो मात्रा का इस्तेमाल किया गया है वो ये वाली मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। तो जलोर्मी में कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। चलिए वृद्धि संधि की बात करते हैं। तो यहाँ पर वृद्धि संधि की हम लोग बात करें, वृद्धि संधि आप लोग कैसे पहचानोगे, या तो आपको भाई ऐसी मात्रा दिख जाए या आपको ऐसी मात्रा दिख जाए, यानी कि किसी भी शब्द में ऐसी मात्रा हो तो वृद्धि संधि होगा। जैसे सदैव में कैसी मात्रा है,
सदैव शब्द में ऐसी मात्रा है तो ये वृद्धि संधि हो जाएगी। तथैव में ऐसी मात्रा है, वृद्धि संधि हो जाएगी। सिंपल सा भैया ये फंडा, ठीक, बहुत ही सिंपल है। उसके अलावा मैं आपको कुछ शब्द बता दूं। महोज एक शब्द होता है। क्या शब्द होता है? महोज एक शब्द होता है। तो महोज शब्द में तो ऐसी मात्रा है, तो ये वृद्धि संधि के सभी उदाहरण हैं। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब। हाँ, तो कौन सा शब्द जो है वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण? तो अभी मैंने आपको बताया वृद्धि स्वर संधि या तो ये वाले शब्द में होगी ऐसे, ठीक, या आपके ऐसे शब्द में होगी। तो यहाँ पर आपका ऐसा शब्द लिखा हुआ ये वाली मात्रा लिखी, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब। तो इसमें आपको बताना है उसका लड़का लंबा है। इसमें विशेषण का आपको चयन करना है। बताइए भाई, विशेषण का चयन आपको करना है, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो विशेषण यहाँ पर कौन सा शब्द हो जाएगा? लंबा जो है यहाँ पर विशेषण शब्द हो जाएगा, ठीक है। उसका लड़का लंबा है, तो यहाँ पर लंबा जो है ये विशेषण हो जाएगा और विशेष्य क्या हो जाएगा? जो लड़का लिखा हुआ है ये कैसा शब्द हो जाएगा? ये एक विशेष्य हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग अब। कृषाणु का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है। बताइए, कृषाणु का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो यहाँ पर क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? धूमकेतु, पावक, वायु सखा या अतुल। तो देखिए, कृषाणु का मतलब क्या होता है? कृषाणु का मतलब होता है आग। आग कह लो या अग्नि कह लो। तो यहाँ पर आपको पता है कि पावक जो है ये आग का पर्यायवाची है, अर्थात कृषाणु का पर्यायवाची है। धूमकेतु जो है ये भी आपका कृषाणु का ही पर्यायवाची है, और वायु सखा जो है ये भी आपका कृषाणु अर्थात आग का ही पर्यायवाची है। लेकिन अतुल जो है ये आपका आग का पर्यायवाची नहीं है। तो यही आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अग्नि से संबंधित आपसे कुछ पर्यायवाची पूछे जाते हैं, वो आपको याद रखना है। तो आग के अर्थात अग्नि के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? तो कृषाणु तो आपको मालूम पड़ गया कि कृषाणु जो है किसका पर्यायवाची होता है? आग का पर्यायवाची होता है। उसके अलावा आपको याद रखना है अनल जो है ये भी आपका आग का ही पर्यायवाची होता है। अनल जो है ये आपका आग का पर्यायवाची होता है, ठीक है। हुताशन जो एक शब्द होता है, हुताशन, तो हुताशन भी एक आग का ही पर्यायवाची होता है। धूम्रकेतु जो होता है, धूम्रकेतु शब्द जो है ये भी आपका आग का ही पर्यायवाची होता है, ठीक है। वैष्णवर एक शब्द होता है, वैष्णवर एक शब्द होता है, तो वैष्णवर भी क्या होता है? ये भी एक आग का ही पर्यायवाची होता है। तो इतने सारे पर्यायवाची आपको याद रखना है, आग से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब। तो यहीं पर प्रश्न जो हैं आपके समाप्त हो जाते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं मैं, आप सभी को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, जो लोग भी, ठीक है, किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी कांस्टेबल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो सभी लोगों को शेयर करना है स्टडी वाले ग्रुप में। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।